दोस्तों नमस्कार। भारत का लोकतंत्र तो चुनाव में जाकर सिमट चुका है और चुनाव चुनाव आयोग के हाथ में सिमट चुका है। और चुनाव आयोग सत्ता के अनुकूल चलने से कतराता नहीं है, क्योंकि इस देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार करती है। यानी बीते कई चुनावों से जब यह सवाल इस देश के भीतर लगातार बड़ा होता चला जा रहा हो कि चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध है। चुनाव परिणामों को लेकर, चुनाव की तारीखों को लेकर, चुनाव के इंतजामों को लेकर और चुनाव कराने के बाद उसके परिणामों को देते वक्त ईवीएम की मशीन का जिक्र हो या फिर एक झटके में बड़ी तादाद में बढ़ते हुए वोटों की संख्या हो, रास्ता कहीं निकलता नहीं है। तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, इस देश में कहां पर चुनाव कब होगा, उसकी पूरी ताकत अगर चुनाव आयोग के हाथ में सौंप दी जाए और चुनाव आयोग एक पत्र लिखे राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति कहे ठीक है, आप चुनाव कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। यानी जिस राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के आधार पर अपना फैसला या अपना मत बताना होता है, उस संवैधानिक तौर तरीकों को भी एक नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश इस दौर में हो रही है। यह दौर एक देश एक चुनाव का है। वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में अच्छा लग सकता है और शायद इसी बिल को लेकर और इस सुनने को अच्छा लेकर सरकार यह सोचकर आज पार्लियामेंट में आई कि जब वह बिल सामने रखेगी तो उसके बाद सभी एक साथ उसके सुर में सुर मिलाएंगे। लेकिन बात आज बहुत आगे बढ़ गई। सवाल यह भी आया कि दरअसल एक देश एक चुनाव यह शब्द आपके जहन में आया कैसे, और इस पर आपने बकायदा एक कमेटी बना डाली। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का आधार जिन देशों का अध्ययन किया जाना था वो तमाम देश भारत के एक राज्य के बराबर हैं या फिर अलग अलग देश एक एक राज्य से ज्यादा है नहीं। और जिस देश के भीतर चुनाव आयोग सिर्फ एक लोकसभा चुनाव कराने ही नहीं बल्कि 10 सीटों पर उपचुनाव कराने तक में हाफने लगता हो और उसके सामने तमाम मुश्किलें आ जाती हो कि एक साथ चुनाव कराएं तो कैसे कराएं, उस चुनाव आयोग को आकूत ताकत देने की परिस्थिति में यह एक देश एक चुनाव के तहत है। या फिर इससे एक कदम और आगे बढ़ जाइए कि जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति ही सरकार करती हो और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आपत्ति एक वक्त व्यक्त की हो और वो फाइल दोबारा जनवरी के महीने में खुलनी जा रही हो, तो फिर चुनाव आयोग को और ज्यादा ताकत अगर सत्ता दे रही है अपने इस बिल के जरिए, तो इसका मैसेज बहुत साफ है। सरकार सब कुछ अपनी हथेली में समेटना चाहती है। सरकार यह चाहती है कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र जो चुनाव के आसरे जीता है वह भी उसकी हथेली में आकर सिमट जाए। तो शायद आज का यह बिल इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस विधेयक को संसद से पास कराने के लिए 2/3 सदस्य होने चाहिए और 2/3 सदस्य आज के दिन जब इस पर यह सवाल आया कि क्या इस पर वोटिंग होनी चाहिए, और वोटिंग भी बिल को लेकर नहीं बल्कि बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने को लेकर, यानी विपक्ष पहली बार इतने एग्रेसिव मूड में था जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा था कि बिल जब आएगा तब आएगा, लेकिन आप इसे पार्लियामेंट में रख भी नहीं सकते हैं और रख नहीं सकते हैं क्योंकि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यानी एक ऐसी परिस्थिति एक झटके में सामने आकर खड़ी हो गई कि किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाए इसके लिए भी मत विभाजन की जरूरत आन पड़ी। सोचा किसी ने नहीं था। सदन में ना प्रधानमंत्री थे जो सदन के अध्यक्ष होते हैं, ना ही प्रतिपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं, दोनों सदन में नहीं थे। और इन सब के बीच तकरीबन 80-90 सांसद और नहीं थे। लेकिन मत विभाजन ने एक मैसेज इतना बड़ा दे दिया कि आने वाले वक्त में अगर विपक्ष नहीं टूटा या इस सत्ता ने उसे तोड़ने का प्रयास नहीं किया
तो फिर यह बिल ठंडे बस्ते में चला जाएगा, चाहे आज इसे जेपीसी के हवाले कर देने की सहमति हो गई। यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल का अध्ययन करेगी, लेकिन जरा इस सिलसिले को समझने के लिए आज पार्लियामेंट के भीतर आपको चलना होगा। इस पार्लियामेंट के भीतर की हकीकत क्या है? नई इमारत बनी है, डिजिटल इंडिया इस देश में नारा बन चुका है और उसमें कहा गया कि पहले वोटिंग कराते हैं, और उस वोटिंग कराने को लेकर नई इमारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो रखी गई, उसका जो रिजल्ट आया उसने पूरा हंगामा मचा दिया कि जितने लोग मौजूद हैं वह भी इस दौर में क्या नहीं है। शुरुआत आज इसी से की जाए। चला गया ये प्लीज क्या मान्य सदस्य तरीका है? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। नो, अरे मान्य सर प्लीज प्लीज एक मिनट, एक बार दोबारा कराएंगे, रुको एक बार दोबारा कराएंगे। हाँ ऑब्जेक्शन है, उनको पर्ची दे दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से पुनः आग्रह करता हूं, मैं माननीय सदस्यों से, प्लीज बैठिए, एक बात सुनिए। मैं माननीय सदस्य पूरा आग्रह करता हूं, मैंने पूर्व में भी कहा था, ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं। अगर किसी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है। तो लोकसभा में वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसने बताया कि 220 यस हैं और 149 नो हैं, यानी कुल मिलाकर लोकसभा में 369 सांसदों की मौजूदगी है। लेकिन सांसदों की मौजूदगी 461 की थी, यानी पहले राउंड में नई इमारत के भीतर की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फेल कर गई। इस देश के भीतर तो ईवीएम भी फेल हो जाती है, लेकिन सरकार मानती नहीं और विपक्ष शोर हंगामे के बीच लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमेशा हर चुनाव में कूद जाता है। लेकिन बहरहाल इसके बाद दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और कहा गया कि अब आप पर्ची में भी अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं, बटन दबाइए ना दबाइए, लेकिन आप उस पर्ची पर लिखेंगे आपको हां या नहीं, या फिर आप एब्सेंट होना चाहते हैं वो लिखिए, और उसके बाद उसकी गिनती होगी। और उसके बाद जो परिणाम निकल कर आया उसने बताया कि दरअसल लोकसभा में 461 सांसदों की मौजूदगी थी और जो पक्ष में वोटिंग हुई वो 263 की हुई, विरोध में 198 की हुई, यानी कुल मिलाकर 65 सांसदों से यह पारित हो गया कि इसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के साथ सरकार ने एक झटके में मान लिया इसको जेपीसी के हवाले किया जाए, क्योंकि जब आप इंट्रोड्यूस करने में ही 2/3 आपके पक्ष में नहीं है, क्योंकि 2/3 का मतलब 307 सांसद अगर सहमति जता देते यस के साथ सिर्फ इंट्रोड्यूस करने को लेकर, तब फिर यह कहा जाता कि 2/3 तो 7 है। लेकिन यहां स्थिति तो 65 सांसद ज्यादा थे, यानी एक झटके में अगर 35-37 सांसद उधर से इधर आ जाते तो फिर यह इंट्रोड्यूस भी नहीं हो पाता। अब आप कल्पना कीजिए कि आखिर यह पूरा एक देश एक चुनाव जो रखा गया, यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसके भीतर का सच क्या है और इसमें क्या वाकई चुनाव आयोग को इतनी ताकत देने की कोशिश की जा रही है? यह राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उसको भी नए तरीके से परिभाषित करने की स्थिति लाई जा रही है? क्या वाकई 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर बहुत बड़ा अध्ययन हुआ है? हमारी टीम ने तमाम चीजों को परखा, समझा और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आई वो हैरान करने वाली है। हैरान करने वाली इसलिए है क्योंकि जो कमेटी बैठी, जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं,
ये कमेटी थी जिसमें रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। उसमें हरीश साल्वे साहब, अमित शाह साहब, अधीर रंजन चौधरी साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, एनके सिंह जो कि पूर्व अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के थे, सुभाष कश्यप जो पूर्व महासचिव लोकसभा के हैं, संजय कोठारी जो कि पूर्व सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रह चुके हैं, इन सभी की नियुक्ति थी। और इन्होंने अध्ययन क्या किया था, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप समझ पाएंगे इस देश की स्थिति क्या है। इन्होंने जानकारी दी कि हमने 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया है। अब आप कल्पना कीजिए कि ये 7 देश कौन से हैं, लेकिन यहां एक बात पहले समझ लीजिए, इन 7 देशों के दायरे में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। स्याही लगाई जाती है, बैलेट पेपर होता है और उसी के जरिए चुनाव होता है। ईवीएम से कहीं चुनाव नहीं होता है। इन 7 देशों में इंडोनेशिया सबसे बड़ा देश, जहां पर लगभग पूरी जनसंख्या 27 करोड़ है। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ ज्यादा। उसके बाद आप कल्पना कीजिए दूसरे नंबर पर जापान आता है। महाराष्ट्र की इतनी ही जनसंख्या है, तकरीबन 12.5 करोड़, उतनी ही जनसंख्या जापान की है। फिलीपींस लगभग 11.5 करोड़, उतनी जनसंख्या बिहार की है। जर्मनी लगभग 8.5 करोड़, उतनी जनसंख्या वेस्ट बंगाल की उससे ज्यादा जनसंख्या है। दक्षिण अफ्रीका 6.5 करोड़, मध्य प्रदेश से भी छोटा है। बेल्जियम 1 करोड़ 17 लाख, उत्तराखंड के लगभग बराबर। स्वीडन 1 करोड़ 6 लाख, यह उत्तराखंड से भी बहुत छोटा। यानी एक मैसेज आपके सामने है। इन्होंने जिन जिन देशों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद जो वन कंट्री वन इलेक्शन का जो जिक्र है, वन नेशन वन इलेक्शन का जो जिक्र है, उसके भीतर जो सुझाव दिए और उस सुझाव के आश्रय जो भी सिफारिशें की गई वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि एक बड़े प्लान के तहत क्या यह कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इस देश के भीतर में चुनाव का मतलब ही मोदीमय हो जाए, या मोदी या प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय इस देश के पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को कैसे रखा जाए, क्या इस दिशा में यह बात सामने आ रही है? इस पर बहुत साफ तौर पर कांग्रेस के नेता गोगोई ने बड़ा सीधा आक्षेप किया कि चुनाव आयोग को इतनी ताकत दी जा रही है। वो चुनाव आयोग जो यही नहीं बता पाता कि वोटर लिस्ट की संख्या कैसे बढ़ गई, वो चुनाव आयोग जो शाम के 1 घंटे में अंत में जो वोटर्स की टर्नआउट इतनी बढ़ गई वो नहीं समझा पाते, वो चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार के सारे मंत्री एक के बाद एक मॉडल कोड का उल्लंघन करते हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं करता। उस चुनाव आयोग को जिसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है, उस चुनाव आयोग को ये और ताकत देना चाहते हैं, तो मंशा स्पष्ट है कि ये लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहते। तो इलेक्शन कमीशन कितना ताकतवर हो सकता है, या फिर इलेक्शन कमीशन की ताकत का इस्तेमाल जो अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, सत्ता कैसे उसको अपने अनुकूल कर सकती है, यह बीते दिनों की कोई अबूझ पहेली नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। शायद इसीलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन कमीशन जिन बातों का जिक्र कर रहा है वो क्या है। वो कहता है कि उपकरण, जनशक्ति, सुरक्षा बलों, पैसा, एक तरफ एडवांस प्लानिंग हो पाएगी, पैसा कम खर्च होगा। और उसी चुनाव आयोग ने बतलाया कि दरअसल एक चुनाव का जो खर्चा है वो तकरीबन 3,000 से 4,000 करोड़ के बीच में एक लोकसभा चुनाव के इलेक्शन पर खर्च होता है। 2014 में 3,700 करोड़ खर्च हुए थे। अब आप सोचिए इस देश के पूरे बजट का आधे % से भी कम का खर्चा एक चुनाव में होता है और उस खर्चे को लेकर चिंतन व्यक्त किया जा रहा है। यह नहीं सोचा जा रहा है कि इस देश के भीतर अलग अलग प्रांत अलग अलग तरीके से जो चुनाव को जीते हैं, उस चुनाव को अलग अलग जीने की जरूरत क्यों आन पड़ी। क्योंकि 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में इन 4 जगहों पर चुनाव तो सारे देश के एक साथ ही हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जिन राज्यों के भीतर सरकारें गिरने लगी, राज्यपाल शासन लगने लगे, वहां पर फिर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और वो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होते होते हम
24 में जब खड़े हैं तो लोकसभा चुनाव के साथ 3 राज्यों के चुनाव हुए, बाकी सबका अलग अलग हिस्सा है। महाराष्ट्र का अलग हिस्सा है, झारखंड का अलग हिस्सा है जहां पर इसी बरस, और हरियाणा भी उसमें आता है जिसमें इसी बरस चुनाव हुए और इसी बरस लोकसभा के चुनाव भी हुए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां कैसे उड़ती हैं और कैसी उड़ाई गई, इस प्रक्रिया के भीतर भी यह तो महाराष्ट्र चुनाव से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र चुनाव की मियाद जो थी वह 1 दिसंबर को पूरी हो गई थी, जो 5 बरस की मियाद होती है, और 1 दिसंबर तक महाराष्ट्र नहीं देश को भी पता नहीं था आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। 3 तारीख को तय होता है। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां जो चली आ रही है उस प्रक्रिया को भी आप धराशायी करते हैं, और चुनाव आयोग एक शब्द नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट एक शब्द नहीं कहता है। और अब आप जिन परिस्थिति में नए 1 नेशन 1 इलेक्शन को ले जा रहे हैं उसके दायरे में जो सिफारिशें हैं और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जो नया संविधान संशोधन 129 है, उसके मातहत देखिए 82A कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ हो, यानी पुरानी प्रक्रिया को आप बदल डालिएगा। अनुच्छेद 83 कहता है, 83 कहता है कि संसद के सदनों का एक कार्यकाल एक साथ होना चाहिए, उसमें परिवर्तन आएगा। 172 अनुच्छेद कहता है राज्य विधानसभा के कार्यकाल का जिक्र करता है, उसमें परिवर्तन आएगा। अनुच्छेद 372 कहता है विधानसभा के चुनाव से जुड़े कानून बनाने में संसद में जो भी शक्ति होगी उसमें संशोधन किया जाए। यानी एक लाइन से संविधान संशोधन की एक पूरी प्रक्रिया सामने आती है। क्यों? 1 नेशन 1 इलेक्शन। और 1 नेशन 1 इलेक्शन क्यों चाहिए? सेनाओं की तैनाती सही तरीके से हो जाए, पैसा कम लगे, वक्त जायर ना हो। तो इस देश के भीतर जब कोई कहता है ना कि वक्त जायर ना हो, और चुनाव में हर कोई खो जाता है और खुद प्रधानमंत्री हर चुनाव में रैलियां करने चले जाते, तो हमें लगता है आज तो यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री जब वोटिंग की स्थिति आ गई वो कहां थे। आपको जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए जिस समय 12:50 पे जब पूरा शोर शराबा हंगामे में था कि दरअसल इस 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर अब वोटिंग की परिस्थिति आ चुकी, आपको वोटिंग करानी होगी। उस वक्त प्रधानमंत्री राजस्थान में मौजूद थे और वो वहां पर चुनाव जो हुए थे, चुनाव की रैलियों को भूल जाइए। 1 साल पूरा हुआ विधानसभा चुनाव का और उस सत्ता को शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चलती हुई पार्लियामेंट को छोड़कर जयपुर में मौजूद थे और बधाई दे रहे थे वहां की उस सत्ता को कि चलिए आपने 1 साल बहुत शानदार तरीके से पूरा कर लिया। गोविंद की नगरी में गोविंद देव जी ने मारो गणो गणो प्रणाम, सभी ने मारो राम राम सा। मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को 1 साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री राजस्थान में मौजूद थे और चुनाव में जीत के बाद नई सरकार, नए मुख्यमंत्री को शाबाशी देने गए थे। जब नई संसद बन रही थी उस वक्त राष्ट्रपति संसद में नहीं आई थी, जबकि उन्हें आना चाहिए था, प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन अब जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र है उसमें राष्ट्रपति को ही ज्यादा ताकत, चुनाव आयोग को ही ज्यादा ताकत, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे, उनके साथ गृह मंत्री करेंगे। चीफ जस्टिस को तो हटा दिया गया, पार्लियामेंट में बकायदा कानून लाकर जो कह रहे थे कि देखिए इस देश में चुनाव आयुक्तों की भूमिका बड़ी होती है, लोकतंत्र के साथ उनके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन कानून ले आया गया कि नहीं नहीं, चीफ जस्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी नियुक्ति को लेकर, तो उन्हें अलग कर दिया गया। अब वो मामला दोबारा जनवरी में खुलने वाला है, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। यह अलग मसला है कि इस सुनवाई से मौजूदा चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने खुद को अलग कर लिया है। लेकिन अभी वहां मत जाइए, अभी यह समझिए कि दरअसल इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता की ताकत
सबसे महत्वपूर्ण पदों पर अपने इच्छा अनुरूप जब किसी की नियुक्ति करती है तो नियुक्त होने वाला व्यक्ति सत्ता से सवाल कैसे कर सकता है, यह सवाल चुनाव आयोग और आयुक्तों को लेकर भी है। अब इस पूरे प्रोसेस के भीतर में वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी करेंगे। उस नोटिफिकेशन को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। वो अपॉइंटेड डेट 5 साल का होगा और बीच में अगर किसी राज्य में कुछ मुश्किल आ गई, सरकार गिर गई, विधायक टूट गए, तो ऐसे में बाकी वक्त में जो चुनाव कराया जाएगा वो इलेक्शन कमीशन तय करेगा और इलेक्शन कमीशन राष्ट्रपति को पत्र भेजेगा और कहेगा कि आप बताइए अब चुनाव हम कराने जा रहे हैं। राष्ट्रपति बोलेंगे ठीक है आप चुनाव कराइए। यानी पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर इस दौर से अलग हो गए। चुनाव आयोग ने तय किया, राष्ट्रपति ने हां भर दी। यानी एक झटके में जो ताकत राष्ट्रपति की कॉन्स्टिट्यूशनली है वह भी नए तरीके से परिभाषित इस दौर में की जा रही है। यह इसके भीतर का एक अनूठा सच भी है। और यह भी सिफारिश की गई कि 2029 से पहले जिन जिन राज्यों में जो जो चुनाव होने उन सबको खत्म कर दिया जाए, यानी टाल दिया जाए। सारे चुनाव एक साथ 2029 में होंगे। यानी 2027 के चुनाव अगर मान लीजिए जेपीसी सब कुछ मान लीजिए सत्ता के अनुकूल है, जेपीसी ने सहमति बता दी, कैबिनेट ने फिर मुहर लगा दी, फिर यह पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट ने कहा कि अब यहां पर तो बहस होनी चाहिए, बहस भी हो गई, फिर कहा वोटिंग करा लीजिए। और इस दौर में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को अगर तोड़ डाला तो तोड़ दिया जब आपने, तो आपको जितने सांसदों की जरूरत है और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ तोड़ने के तरीके आप इससे पहले आजमाते रहे उस रास्ते अगर चल पड़े तो क्या वाकई अब 2/3 हो जाएंगे, या फिर आज जो एकजुटता दिखाई गई वो एकजुटता इस पूरे बिल को, इस पूरी प्रक्रिया के बाद ठंडे बस्ते में डालने को मजबूर कर देगी और इसके बाद कभी यह सोच सामने आ नहीं पाएगी। तो सोच ये आई कैसे? क्या वाकई इस देश को एक व्यक्ति के इर्द गिर्द रखा जा रहा है? क्योंकि जिस देश के भीतर में यहां तक कि अगर आप आदिवासियों को भी ले लीजिए तो आदिवासी इस देश के कम से कम 12 राज्यों में फैले हुए हैं। उन 12 राज्यों में अगर कोई यह कहे कि विदर्भ के आदिवासी या महाराष्ट्र के आदिवासी या कहे कोई बस्तर के आदिवासी, गुजरात में ट्राइबल्स हैं, इन सब की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां क्या एक सरीकी है? नहीं होगी। दलितों को लेकर कह लीजिए, माइनॉरिटीज को लेकर कह लीजिए, पिछड़े तबके को लेकर कह लीजिए, क्या हर राज्य में सभी की आर्थिक सामाजिक स्थिति एक समान है? नहीं है। तो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर जिस सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों को एक साथ लेकर चलता है उसको एक झटके में आप केंद्र में केंद्रित कर देना चाहते हैं और उसके हिसाब से सारी चीजों को रखना चाहते हैं। क्या यही वो डिजाइन है जिस डिजाइन का विरोध खुले तौर पर आज पार्लियामेंट के भीतर हुआ? We opposed the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. बीते 52-54 सालों से इस देश में एक साथ चुनाव नहीं हुए हैं। 1967 अगर आखिरी चुनाव था तो उसके बाद की परिस्थितियों को अगर राजनीतिक और संसदीय ढांचे में आप धीरे धीरे डेवलप करते हुए चलें तो यह सवाल आपके सामने होगा कि वाकई वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में पार्लियामेंट की महत्ता क्या बचेगी? पार्लियामेंट में जो सत्ता पक्ष होगा और उसका जो लीडर होगा, जैसे मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में डबल इंजन नहीं बल्कि यह वन कंट्री वन इंजन के तौर पर चीजें चलने लगेगी और वो इंजन धीरे धीरे सत्ता केंद्रित होते चला जाएगा। क्योंकि इस दौर में कई चीजें नजर आई। राज्यों को उनका जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, राज्यों में जो योजनाएं लेकर जाता है उसको सेंटर अपने अनुकूल करने के लिए उनको ट्रांसफर कर देता है। महाराष्ट्र सबसे बेहतरीन बड़ा उदाहरण है, जहां के 6 प्रोजेक्ट एक झटके में महाराष्ट्र से बाहर कर दिए गए, 4 प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। यह मैसेज है कि दरअसल सेंटर अपनी धमक या ताकत को राजनीतिक तौर पर तो दिखाता बताता रहा है, अब उसको एक नए कानूनी जामे के साथ संसदीय ढांचे के भीतर बिल्कुल नए तरीके से रखना चाहता है, जिससे इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की महत्ता धीरे धीरे खत्म हो जाए।
यानी छत्रप जो ये सोचते हैं कि उनकी मौजूदगी आज वो चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, जिन्होंने इस वक्त चूंकि केंद्र में वो समर्थन कर रहे हैं, सरकार उनकी बदौलत टिकी हुई है, कल ये दोनों समर्थन वापस ले लें तो एक झटके में सरकार अल्पमत में आ जाएगी और फिर उसको कानूनी सहारा लेकर सत्ता में बने रहना होगा। यह भी सच है क्योंकि 240 सांसदों के आसरे संसद की लीडरशिप हाथ में नहीं आएगी, आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा। जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट में बात चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आसरे भी इन्होंने बहुत चीजें ढील अपने अनुकूल दे दी है। यानी पूरे देश के जो चेक एंड बैलेंस कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का था, उस चेक एंड बैलेंस को अगर सत्ता अनुकूल कर लिया गया तो वन नेशन वन इलेक्शन के बाद तो जो रीजनल फोर्सेस इस देश के भीतर में अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उनकी भूमिका एक झटके में गायब हो जाएगी। आज समर्थन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और जेडीयू ने जरूर कर दिया, लेकिन जरा कल्पना कीजिए बिहार के चुनाव और आंध्र प्रदेश के चुनाव कल को अगर लोकसभा चुनाव के साथ हो रहे होंगे और पूरे देश के चुनाव साथ में हो रहे होंगे तो मैसेज यह नहीं होगा जो इस बार हुआ कि आंध्र के चुनाव टीडीपी जीत गई, बीजेपी साथ खड़ी थी। मैसेज उससे बड़ा होगा। मैसेज होगा कि इस देश के भीतर में राज्यों की प्रगति, राज्यों का डेवलपमेंट, राज्यों का पैसा, राज्यों में लोगों की जरूरतें और लोगों के भीतर भी वो एससी एसटी या ओबीसी हो या माइनॉरिटीज हो, उनकी जरूरतें भी केंद्र की राजनीति के इर्द गिर्द घुमड़ने लगेगी क्योंकि राज्य के हाथ में उस रूप में पैसा बचेगा नहीं। क्योंकि आज की तारीख में कोई भी राज्य 2 पैसों से चलता है। वो 2 पैसों में 1 पैसा इस देश में डीजल, पेट्रोल या कहें तेल पर लगने वाला जो वैट है वो है, और दूसरा इस देश में जो शराब बिकती है उससे जो कमाई होती है टैक्स के तौर पर, ये दोनों सबसे बड़ी कमाई है। एक बिल्कुल नई परिस्थिति के भीतर भारत की राजनीति इस देश के सांसदों की भी महत्ता को पार्लियामेंट के भीतर खत्म कर देगी। यह समझ शायद आज विपक्ष को आ गई और इसीलिए इंट्रोड्यूस बिल हो, इसको लेकर भी पहली बार वोटिंग की जरूरत पड़ गई। लेकिन मंशा बड़ी है सत्ता की, और मंशा इतनी बड़ी है जिसमें इस देश की पूरी संसदीय राजनीति और पूरा फेडरल सिस्टम धीरे धीरे पार्लियामेंट्री फॉर्म में एक व्यक्ति के इर्द गिर्द आए और तब तक वो अपने अनुकूल चीजों को घुमाते रहे जब तक कोई दूसरा व्यक्ति निकल कर नहीं आता है। लेकिन यहां राजनीति ठहरती नहीं है, राजनीति तो इसके आगे जा रही है। इस देश के भीतर में कोई दूसरा नेता निकले भी तो कैसे निकले? इस देश की जुडिशरी हो, इस देश की नौकरशाही हो, इस देश का मीडिया हो, इस देश के वो तमाम संस्थान हो जिनका काम चेक एंड बैलेंस का होता है, सब अगर सत्तानुकूल होंगे तो सत्ता के भीतर से ही कोई दूसरा चेहरा निकलेगा, विपक्ष से कोई चेहरा निकल कर नहीं आएगा। शायद इसीलिए इस वन नेशन वन इलेक्शन जेपीसी में गया जरूर है, लेकिन इसको राष्ट्रीय तौर पर एक आंदोलन की शक्ल में विपक्ष को हाथों हाथ ले लेना चाहिए और बताना चाहिए कि मैसेज आने वाले वक्त को लेकर सत्ता का क्या है। तब इस देश की जनता इस राजनीति के भीतर अपनी भूमिका देखेगी, अन्यथा आपकी लड़ाई पार्लियामेंट के भीतर सिमट जाएगी और आंकड़ों के खेल में पता नहीं कल किसको किस रूप में तोड़ डाले या कौन टूट जाए, और ना टूटे तो भला हो। लेकिन यह परिस्थिति इस देश की संसदीय राजनीति के चौखट पर आकर खड़ी हो गई है। बस समझना इसे बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।